Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IS. A very warm welcome all of you student। और आज हम यहाँ पे अबीपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर जो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ है उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ अवर टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो सी हेयर स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं और इवन कई स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि इस पे क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कईयों को लगता है कि यार ये कौन सा टॉपिक है, इस पे क्यों बात करनी है, इस पे क्या डिस्कशन करनी है। तो सी हेयर स्टूडेंट, लाइफ में मुझे पर्सनली ऐसा मतलब मेरा भी मानना है और इवन बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका भी ये मानना है कि जो टाइम है वो आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी किसी भी सक्सेस जर्नी के अंदर, चाहे फिर वो आपका करियर है, चाहे फिर वो आपकी स्टडीज़ हैं, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, हर चीज़। बिकॉज़ बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बंदा है वो बहुत बिजी है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको वो बड़े अच्छे से मेंटेन करके चलता है, बड़े अच्छे से मैनेज करके चलता है, राइट। तो उसी तरीके से स्टूडेंट, हमारा यूपीएससी ईपीएफओ एक एग्ज़ाम है। जो हमारा एग्ज़ाम जो है वो 2 स्टेजेस में होता है, राइट। आप सबको वैसे तो इसके बारे में सब पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड जब हम यूपीएससी पीएफओ की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब टाइम का क्या रोल है और उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इस पे हम आज बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो डिस्कस शुरू करते हैं स्टूडेंट। हमारी ईपीएफओ 2024 के लिए जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 में जो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ होगा उसमें आप टाइम मैनेज किस तरीके से करेंगे, इसी पे हम आज बात करते हैं। तो सी हेयर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं लिखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी स्क्रीन भी चाहिए थी, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक स्केल के अंदर या मैं कहूँ कि एक तराजू के अंदर तोल नहीं सकती, मैं उनको बिठा नहीं सकती, बिकॉज़ हर एक स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उसकी कंडीशन अलग है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बता दूँ, एक चार्ट बता दूँ कि हाँ जी सुबह 8 से 9 आप ये पढ़िए, फिर 10 से 12 ये पढ़िए, फिर रात में इतना पढ़िए। नहीं, मेरे को वो चीज़ पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। रियलिटी में टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप अपने आप को अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है, आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें आप अपने आप को डिफाइन कर लेना, जो मेरी 3 कैटेगरीज में जो मैं स्टूडेंट्स को रखने वाली हूँ कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी है स्टूडेंट, वो है हमारी पहली जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी हमारी फ्रेशर। दूसरी जो हमारी कैटेगरी रहती है स्टूडेंट, वो रहती है हमारी वर्किंग एस्पिरेंट्स। और जो थर्ड कैटेगरी रहती है स्टूडेंट, वो रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स की। तीनों कैटेगरी पे हम बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम फ्रेशर कैटेगरी में बात करते हैं। इफ़ यू आर लाई इन दिस कैटेगरी, इफ़ यू आर ए फ्रेशर स्टूडेंट, ठीक है, अभी आपकी ग्रेजुएशन हो गई या अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में और आप सोच रहे हैं कि हाँ जी मेरे को करनी है प्रिपरेशन स्टार्ट फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम, ठीक है। आपने एग्ज़ाम उठाया, आपने उसका सिलेबस देखना शुरू किया और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे अपने फ्रेंड से पूछना शुरू किया कि यार हाँ जी बता दो यूपीएससी ईपीएफओ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, फ्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो उसके पास है 24 आवर। 24 आवर वो उसके खुद की हैं, ठीक है। अब उसमें से वो 12 आवर पढ़ ले, 18 घंटे पढ़ ले। कई बच्चों को मैंने देखा बहुत एग्जेजरेट करते हैं आफ्टर द सिलेक्शन के बाद कि मैं तो 18 घंटे पढ़ा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने दिन पढ़े आप 18 घंटे। पूरा साल तो नहीं पढ़ पाए होगे, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, आप 10 आवर पढ़ रहे हैं, आप 5 आवर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर।
मैटर ये करता है कि आप फ्रेशर हो और आपके पास 24 घंटे आपके खुद के हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप हॉस्टल पीजी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास 24 घंटे घर से पैसा आ रहा है, आप फ्रेश आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लगे हुए हैं, आपके पास 24 आवर हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप जो है वो अपना बेसिक से शुरू करके, फॉर एग्जांपल मान लो आपने बेसिक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अकाउंटिंग से आपने शुरू किया और आप जो है वो अपना प्रोग्रेसिवली जो है कंसिस्टेंटली आप जो है उसको करते जा रहे हो, ठीक है। प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू चल रही है, कंडीशन ये है कि हाँ जी आप कंसिस्टेंटली उसको करते जा रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारा दिन आपके पास है, आपकी इट्स टोटली अप टू यू। आप 10 घंटे पढ़ लो, 12 पढ़ लो, 14 पढ़ लो, 15 पढ़ लो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट तो अब मैं आपको बनवाने से रही, है ना। फिर भी कमेंट कर देना अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि किस सब्जेक्ट को लेकर कितना टाइम लगाना चाहिए, कहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँ, रिवीजन पे करूँ, टेस्ट पे करूँ, क्या करूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सेकंड मैं बात करूँगी यहाँ पे वर्किंग एस्पिरेंट्स की, जो काम करते हैं, चाहे फिर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, चाहे उनकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मैं एक एवरेज सा नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल वो पर्सन 7 से 9 आवर की जॉब कर रहे हैं। हो सकता है किसी की 7 आवर जॉब हो, किसी की 9 आवर हो, किसी की 6 आवर हो, चलो उस चीज़ से इतना मैटर नहीं करता, बट वो जॉब तो कर ही रहा है, ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं स्टूडेंट, तो पहली चीज़, पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट, वो ये कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद फ्रेशर्स। नेवर एवर आप अपना कंपैरिजन फ्रेशर्स के साथ, जो बच्चा 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, उसके साथ आप अपना कंपैरिजन कभी मत करना। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो मैं डैम श्योर हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि आप एक दिन क्विट करेंगे ही करेंगे। वाई मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो वर्किंग एस्पिरेंट है स्टूडेंट, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत टाइम बाउंडेशंस है बच्चे, बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है, उसको अपनी फैमिली मैनेज करनी हो सकती है। हो सकता है कि भाई वो जो पर्सन है वो अपना फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी अलग है, तो इसलिए उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है उसके साथ उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, उनको भी देखना है, उसके से उसकी वाइफ, हस्बैंड, उसकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। तो 50 चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो अपने आप को फ्रेशर के साथ कभी कंपैरिजन मत करो। और जो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो 3-4 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। पहली चीज़ बच्चे कि जब भी आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत मैटर करती हैं। पहला स्टूडेंट, सेकंड चीज़ मान लेते हैं, दैट इज़ योर फैमिली सपोर्ट। आपके साथ आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस कीजिए कि हाँ जी मुझे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, सो दैट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी फैमिली जो है वो उसको लेकर वो बॉदर हो सके और वो आपको कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर सके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट जो होगा स्टूडेंट, उसको प्रिपरेशन करने में ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू फ्रेशर स्टूडेंट। फ्रेशर अगर दिन में 2 टेस्ट दे रहा है, साथ में रिवीजन भी कर रहा है, क्लास में भी जा रहा है, सब कर रहा है वो मैनेज, बट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी आएगा, इतना हेक्टिक होगा आपका कि भाई बॉस ने डांट दिया, आपके ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हुआ, या आपके ऊपर टारगेट बेसिस पे आपका बहुत काम बढ़ गया। हो सकता है उस दिन आप एक वीडियो भी ना देख पाओ, आप एक टेस्ट भी ना लगा पाओ, तो ऐसे दिन आप पे आएंगे। बट उसको लेकर आपको बिल्कुल भी डिसहार्टेंड ये नहीं होना, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और दूसरी जो थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने आप को आप पनिश मत करना। डोंट अब पनिश मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 बजे जॉब से आए और आते सार आपने बिना खाए पिए और आप लगे हुए हो रात को 2-2 बजे तक पढ़ने। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इस बात पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो तैयारी जो है वो 1 या 2 महीने हार्डली खींच पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद आपका माइंड ही क्विट कर देगा कि नहीं करनी मेरे को। इसका सपोर्ट होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है बच्चे,
ये आपका अगर साथ देगा ना तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, आपका जो टाइम होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सको। कि अगर आप दिन में 2 घंटे, आपके पास पूरे दिन में सब कुछ करने के बाद आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स ही आपके पास बचे हैं स्टडी के लिए, तो आप 3 आवर के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। यहाँ पे वो खरगोश और कछुए वाली जो टर्टल वाली वो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल अप्लाई होती है इस पर। ठीक है, समझ गए? ओके। और भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ डू कमेंट स्टूडेंट। तो मैं इससे अलग आपको एक अलग वीडियो भी लेकर आ सकती हूँ वर्किंग एस्पिरेंट पे। ठीक है, इफ़ यू क्रिएट आर डिमांड। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगी स्टूडेंट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एक चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल अच्छे से निकाल दे, वो ये कि मैंने तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो मेरी तो फुल तैयारी है। ठीक है, ऐसा वहम अपने मन में आप मत रखना। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं रखना आपको ऐसा वहम। ठीक है, ओके। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम आपको करनी है। यूपीएससी ईपीएफओ है, इसको आपको यूपीएससी की तरह तैयार नहीं करना या पीसीएस की तैयार नहीं करना। इसके सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, जो एग्ज़ाम में डिमांड है उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूपीएससी की जो आपकी जर्नल स्टडी है उसी को आप इसमें भी अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, इनडायरेक्टली वो आपकी हेल्प ज़रूर करती है, बट हाँ, जो स्ट्रेटजी है, जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यू को आप देखकर एनालाइज करके जो आप आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से मुझे उसको टैकल करना है। ठीक है, फैक्ट वाइज पूछे जा रहे हैं तो फैक्ट पढ़िए, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो एनालिटिकल बेस्ड उनको सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम की तैयारी आपने किसी और की थी, एसएससी की थी, और वहाँ का लॉजिक जो है, सेंस जो है, वो आप इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर सिलेबस, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। ठीक है, डिमांड समझिए कि हाँ जी यूपीएससी ईपीएफओ जो है वो किस तरीके से डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए अपनी। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं जाना कि हाँ जी मेरा तो हो गया, मैंने फलाने एग्जाम में अकाउंटिंग तैयार की थी, मैंने फलाने एग्जाम में ये किया था, तो मेरा तो यूपीएससी डन है, ईपीएफओ मैं तो कर ही दूंगा पार। नहीं, ऐसा बिल्कुल वहम नहीं रखना आपको। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया अच्छे से। फ्रेशर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वर्किंग की क्या होनी चाहिए, और एक जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उनको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। क्लियर आपको ये बात? ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का कंप्लीट कोर्स हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा सपोर्ट नंबर भी है, आपको शायद विजिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ। दैट इज़ 7837373651। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 7837373651। ठीक है जी, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।